हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं आपका दोस्त प्रिंस आज आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा हाउ टू स्कोर मोर देन 150 प्लस मार्क्स इन योर ऐसे राइटिंग। माय डियर फ्रेंड्स, आपको पता होगा यूपीएससी में 3 ऐसे फैक्टर हैं जिससे आपकी रैंक, आपका कैडर और आपका सिलेक्शन डिटरमाइन होता है। सबसे पहला होता है आपका ऑप्शनल, दूसरा होता है आपका एथिक्स का पेपर और तीसरा होता है आपका ऐसे का पेपर। अगर आप इन तीनों पेपर में अच्छा करते हो तो मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आपका सिलेक्शन पक्का है, कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, अगर आप इंटरव्यू में कम नंबर भी पाते हो तो आप तब भी सिलेक्ट हो जाओगे, इस बात की गारंटी आप मेरी ले सकते हो। ठीक है, तो यार इस वीडियो में मैं डिटेल में बताऊंगा कि आप 150 प्लस ऐसे आराम से कैसे स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता दूंगा ऐसे राइटिंग के बारे में, उसके बाद हम इसको डिटेल में कवर करेंगे। ठीक है, ऐसे पेपर यार उन 9 पेपर्स में से होता है यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेंस का, जिसके मार्क्स आपके काउंट होते हैं। मैं आपको ये बता दूं यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेंस में आपके 9 पेपर होते हैं। उन 9 में से पहला होता है जनरल स्टडीज़ पेपर 1, दूसरा जनरल स्टडीज़ पेपर 2, तीसरा जनरल स्टडीज़ पेपर 4 और अच्छा जनरल स्टडीज़ पेपर 4। माय डियर फ्रेंड्स, ये 4 जीएस के पेपर होते हैं। फिर आपका एक ऐसे का पेपर होता है और 2 ऑप्शनल के पेपर होते हैं। ये 7 पेपर के मार्क्स आपके काउंट होते हैं। और आपके 2 ऐसे क्वालिफाइंग पेपर होते हैं जिसके मार्क्स काउंट नहीं होते, लेकिन उनको क्वालिफाई करना ज़रूरी होता है। वो 2 आपके लैंग्वेज के पेपर होते हैं। तो ये थोड़ी बेसिक बता दिया मैंने मेंस के बारे में। चलो अब ऐसे पे वापस आते हैं। ऐसे के पेपर में बेसिकली आपको 2 ऐसे लिखने होते हैं। ठीक है, ऐसे आपको 2 सेक्शंस में आते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। जो सेक्शन ए होता है वो आपका फिलोसॉफिकल ऐसे होता है और जो सेक्शन बी होता है वो जनरल स्टडीज़ बेस्ड प्रॉब्लम होता है। जो सेक्शन ए वाला ऐसे होता है माय डियर फ्रेंड्स, उसको आपके पास 4 ऑप्शंस होते हैं और उनमें से कोई एक ऐसे आपको लिखना होता है। एंड सेम सेक्शन बी में भी 4 ऐसे होते हैं और उनमें से कोई एक ऐसे आपको लिखना होता है। ऐसे की वर्ड लिमिट की बात करूँ तो 1000 से 1200 वर्ड। अब मेरे कुछ दोस्त यहाँ पे डर गए होंगे कि 1000 से 1200 वर्ड कैसे लिखा जाए। यार जीएस के 250 वर्ड के आंसर नहीं लिखे जाते, तो 1000 से 1200 वर्ड का आंसर कैसे लिखा जाए। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको एक एक वर्ड बताऊंगा आपको कितने वर्ड में इंट्रोडक्शन लिखना है, कितने में बॉडी, कितने में कंक्लूजन और फिर कैसे लिखना है। मैं सब कुछ इस वीडियो में डिटेल में कवर करने वाला हूँ। तो अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो, कुछ भी नहीं पता आपको ऐसे राइटिंग के बारे में, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ माय डियर फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो कंप्लीट होने तक आपके मन में कोई डाउट नहीं बचेगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। मैंने आपको बता दिया ऐसे का टोटल वेटेज आपके जनरल स्टडीज पेपर जितना ही होता है, दैट इज 250 मार्क्स। और हर एक ऐसे का मार्क्स होता है 125, क्योंकि 2 ऐसे लिखने हैं तो 250 मार्क्स। तो आपको पता चल गया कि जब जनरल स्टडीज़ के पेपर 1 की बात करो तो आपको कितना पढ़ना होता है। इंडियन आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न हिस्ट्री, फिर आपको ज्योग्राफी, फिर आपको सोसाइटी। मतलब इतनी सब चीज़ें पढ़ने के बाद भी गारंटी नहीं होती कि उनमें से क्वेश्चन आएगा भी कि नहीं आएगा जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो। लेकिन अगर मैं ऐसे की बात करूँ तो आप कम से कम पढ़ कर भी ज़्यादा आउटपुट जनरेट कर पाते हो। और सबसे अच्छा एग्जांपल दूँ तो आपको ऐसे के लिए कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं होती। आपने जनरल स्टडीज़ की जो प्रिपरेशन की है, उसी प्रिपरेशन के दम पर आप अपने ऐसे की प्रिपरेशन भी कर सकते हो। ठीक है, तो इतना यार, ये सिर्फ एक तरीके से बोलूँ तो ये फ्री के मार्क्स हैं जो यूपीएससी आपको देती है। ठीक है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप थोड़ा सा एफर्ट सही डायरेक्शन लगा करके आप अच्छे रिटर्न इसमें से ले सकते हो। तो चलो यार, अब मैं कुछ अब फेवरेट डोमेन्स की बात करूँगा यूपीएससी के। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा इन डोमेन्स पे आपके पास एटलीस्ट 1500 वर्ड का कंटेंट होना चाहिए हर एक डोमेन पे। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, माय डियर फ्रेंड्स, आप खुद सोचो कि 3 घंटे के पेपर में 2 ऐसे लिखना है, यानी कि 1.5 घंटे में एक ऐसे और 1.5 घंटे में 1200 वर्ड सोचना भी है और लिखना भी है। लग रहा है ना डर, कैसे होगा। यार देखो, जो टॉपर्स करते हैं वो मैं बताता हूँ। टॉपर्स के पास इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन पहले से तैयार होता है। और जो बॉडी की बात है, उनके पास डायमेंशंस क्लियर होते हैं और उनके पास ये चीज़ें क्लियर होती हैं कि कितने कितने वर्ड में क्या क्या लिखना है। एक पूरा से ब्लूप्रिंट बना के जाते हैं वो। ठीक है, और 15 मिनट उस ब्लूप्रिंट को वापस से वो क्वेश्चन के हिसाब से मॉडिफाई करते हैं। हमें भी वही चीज़ करना है। हमें क्या करना है, हमें पहले से ब्लूप्रिंट बनाना है और मैं ब्लूप्रिंट बना के दूंगा इसमें आपको इस लेक्चर में। ठीक है, आप इस ब्लूप्रिंट को फॉलो करो, मॉक टेस्ट में फॉलो करो, आप खुद रिजल्ट देखोगे माय डियर फ्रेंड्स, आप खुद रिजल्ट देखने वाले हो इसका। चलो डोमेन्स की बात करते हैं। पहला है हेल्थ, दूसरा एजुकेशन, तीसरा वल्नरेबल सेक्शन स्पेशली वुमेन, चौथा मीडिया, पांचवा साइंस एंड टेक्नोलॉजी जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, नैनो टेक्नोलॉजी हो गया, एक्सेट्रा। सिक्स्थ है ग्लोबलाइजेशन, सेवन्थ है पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट और लास्ट है कल्चर। माय डियर फ्रेंड्स, ये फेवरेट 8 डोमेन्स हैं यूपीएससी के
मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? जब मैंने बताया कि सेक्शन बी जो होता है उसमें जनरल स्टडीज़ के ऐसे लिखने होते हैं और ये सारे टॉपिक जो हैं आपको जनरल स्टडीज़ में आपको पढ़ना पड़ेगा। एग्जांपल दूँ, ग्लोबलाइजेशन देखो सोसाइटी में है, पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट आपके जीएस 2 में है, ठीक है? कल्चर आपके इंडियन आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक है। अगर मैं बात करूँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपको जीएस 3 का टॉपिक है, वल्नरेबल सेक्शन आपको सोशल जस्टिस का टॉपिक है, एजुकेशन और हेल्थ आपको सोशल जस्टिस का टॉपिक है। ये सारे टॉपिक आपने पहले से पढ़े हुए हैं, कुछ अलग तो मैं बता नहीं रहा हूँ आपको, ठीक है? ये टॉपिक आपने पहले से पढ़ा हुआ है, आपको क्या करना है इसमें थोड़े से अच्छे पर्सपेक्टिव से मल्टी डायमेंशनल ऐसे लिखने के लिए जो कंटेंट है वो आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है? चलो आगे करते हैं। अब यार कई लोग मुझसे पूछेंगे कि ऐसे में लिखना क्या है? भाई तूने बोला 1200 वर्ड का ऐसे लिखना है, चलो उसके बारे में बात करते हैं। मैंने बता दिया फेवरेट डोमेन, अब बात करेंगे ऐसे कि लिखना क्या है ऐसे के अंदर, कंटेंट के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं ऐसे कि 3 पार्ट्स होते हैं माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आपके जनरल स्टडीज़ के आंसर्स के होते हैं इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। अगर मैं बात करूँ इंट्रोडक्शन की, तो इसमें आपको एग्जामिनर को ये बताना होता है कि आप ऐसे में लिखने क्या वाले हो, ठीक है? अगर मैं बात करूँ तो आप मान लो कोई भी ऐसे आ गए, कस्टम मोरालिटी आ गई या फिर हेल्थ के रिलेटेड आ गया, जैसे प्राइमरी हेल्थ आ गया, तो आप अपने ऐसे में बता दो कि देखो प्राइमरी हेल्थ की थोड़ा सा डेफिनेशन वगैरह बता दो, फिर ये बता दो हेल्थ की इंपॉर्टेंस बता दो, फिर बता दो कि हेल्थ के कौन कौन से डायमेंशन में कवर करने वाला हूँ अपने ऐसे में। इसके 2 फ़ायदे होते हैं। सबसे पहला फ़ायदा आपको भी पता चल जाएगा कि आप लिखने के वाले हो ऐसे में, ठीक है? और दूसरा फ़ायदा एग्जामिनर को पता चल जाएगा, उसके एक इंटरेस्ट बिल्डअप हो जाएगा कि हाँ भाई ये टॉपिक कवर होने वाले हैं ऐसे में, तो कहीं न कहीं एक बॉन्डिंग बन जाएगी आपके एग्जामिनर के साथ। और माय डियर फ्रेंड्स ऐसे में बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बॉन्डिंग ये जो आपको 5 से 10 नंबर एक्स्ट्रा दिलाने वाली है आपके ऐसे में, ठीक है? बात करते हैं ऐसे को इंट्रोडक्शन में कैसे किस तरीके से लिखा जाए। सबसे पहला चीज़ है कोटेशन। माय डियर फ्रेंड्स आप कोटेशन से स्टार्ट कर सकते हो। आप देखोगे बहुत सारे कोट्स आप वैसे भी याद करोगे जीएस 4 के लिए, ठीक है? जीएस 4 में बहुत सारे कोट्स आप पढ़ने वाले हो, तो आप ऐसे में भी उन कोट्स को यूज़ कर सकते हो। मैंने बताया ना आपको ऐसे अलग से कुछ नहीं पढ़ना, जो आपने पढ़ा है उसी को यूज़ करना है। अब मैं कोटेशन की बात करूँ तो एक चीज़ याद रखना माय डियर फ्रेंड कि आपको मैक्सिमम 3 कोट्स यूज़ करने हैं अपने होल ऐसे में। अब ये मैंने बोल दिया कोटेशन से, ये तो नहीं है कि आप पूरा कोटेशन ही लिखना शुरू कर दो, हर पैराग्राफ में एक कोटेशन, हर पेज में एक कोटेशन। ऐसे क्या होगा आपको ऐसे एकदम मैकेनिकल सा लगेगा, ठीक है? तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मैक्सिमम 3 कोट्स डालो अपने ऐसे में। अब यार एक क्वेश्चन यहाँ पे आपके मन में भी आया होगा कि ऐसे को डबल कोट्स में लिखना है या फिर सिंगल कोट्स में लिखना है? अगर आपको ऐसे एग्जैक्ट पता है, मतलब सॉरी जो कोट्स आपको एग्जैक्ट पता है कि हमारे इस जैसे महात्मा गांधी ने ये कोट बोला है, एपीजे अब्दुल कलाम सर ने ये कोट बोला है, उनके कोट्स एग्जैक्ट पता है आपको, तो आप उसको डबल कोट्स में लिखो और साथ में नाम लिखो स्पीकर का, ठीक है? जिसने ये बात बोली है। अगर आपको कोट्स नहीं पता तो आप सिंगल कोट्स में लिख सकते हो, या कुछ कोट्स आपको एग्जैक्ट नहीं पता तो आप सिंगल कोट्स में लिखो। अब बात करते हैं दूसरा तरीका, वो है एनेक्डोट। बेसिकली एनेक्डोट होता क्या है? एनेक्डोट होता है बेसिकली माय डियर फ्रेंड्स आप एक कहानी के फॉर्म में अपने ऐसे को इंट्रोड्यूस करते हो और कहानी के फॉर्म में उस ऐसे को कंप्लीट करते हो। जैसे कि आप मूवी देखते हो ना, मूवी में क्या होता है इंट्रोडक्शन में, आपको मूवी के स्टार्टिंग में ये बता दिया जाता है कि भाई एक राम नाम का लड़का है, उसकी ये प्रॉब्लम है, और लास्ट में वही राम को घुमा करके वापस लाया जाता है और बोलता है देखो उसने अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली। तो आप फुल सर्कल कंप्लीट कर लेते हो मूवी में। सेम ऐसे ही आपको ऐसे में करना है। एनेक्डोट से क्या होता है बेसिकली माय डियर फ्रेंड्स, एक अलग से आपका ऐसे हट के लगता है और आपको क्रिएटिविटी दिखती है एग्जामिनर को, और ऐसे ही ऑल अबाउट क्रिएटिविटी, हाउ क्रिएटिव यू आर, ठीक है? लेकिन एक चीज़ बता देता हूँ, जैसे मेरा केस बताओ तो मैं एनेक्डोट में अच्छा नहीं हूँ। ये ज़रूरी नहीं है कि आप एनेक्डोट में अच्छे नहीं हो तो आप एनेक्डोट से ही स्टार्ट करो। मैं आपको 6 या 7 तरीके बताऊँगा, उसमें से कोई भी एक तरीके से आप अपने इंट्रोडक्शन को लिख सकते हो। एक और बात मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कि माय डियर फ्रेंड्स आपको 2 ऐसे लिखने हैं, क्योंकि तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप दोनों ऐसे का इंट्रोडक्शन अलग-अलग तरीके से लिखें। एक एनेक्डोट से स्टार्ट करें तो दूसरे का आप क्वेश्चन से स्टार्ट कर सकते हो या फिर दूसरे कोट से स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमने 6 तरीके में से किसी एक तरीके से स्टार्ट करो। दोनों सेम तरीके से स्टार्ट कर सकते हो, बट मैं वही सजेस्ट करूँगा कि मैकेनिकल थोड़ा सा लग जाता है आपको एग्जामिनर को। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट है कि आप दोनों को अलग-अलग तरीके से स्टार्ट करो। अब मैं बात करता हूँ तीसरे तरीके की, वो डिकंस्ट्रक्शन ऑफ टॉपिक और डिफाइन दैट टॉपिक। जैसे कि मैंने बताया कि कुछ ऐसे टर्म्स आ जाते हैं, जैसे कि ग्लोबलाइजेशन के इशू कुछ आ गया, तो आप क्या कर सकते हो, आप ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन दे सकते हो, ठीक है? जैसे सोशल मोरालिटी आ गई, ठीक है? कस्टम मोरालिटी आ गई, ठीक, ये ऐसे टॉपिक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, तो आप क्या कर सकते हो, सबसे अच्छा तरीका होता है उन टॉपिक को डिफाइन कर दो, ठीक है? और उनके कुछ एग्जांपल दे दो, इंट्रोडक्शन में 1 या 2 नॉर्मल। तो इस तरीके से भी आप ऐसे कुछ स्टार्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं चौथा तरीका की। चौथा है बैकग्राउंड दे दो उस टॉपिक के रिलेटेड। फॉर एग्जांपल पॉवर्टी की बात की गई है, अनएम्प्लॉयमेंट की बात की गई है, इनके थोड़ा-सा बैकग्राउंड दे सकते हो आप पहले से, कि क्या मेजर कंसर्न है, इनका बैकग्राउंड दे दोगे तो आप एग्जामिनर रिलेट भी कर पाएगा और आपको भी एक इंटरेस्ट बिल्डअप हो जाएगा, ऐसे में आप करा पाओगे एग्जामिनर के लिए।
और पांचवा तरीका ये मैं बोलूँगा सबसे इसको आखिरी में रखना, और आपके पास कुछ भी तरीका नहीं बचे इन छः में से तो आप इस तरीके को यूज़ करो। आप बहुत सारी रिपोर्ट्स पढ़ोगे प्रीलिम्स के लिए, करंट न्यूज़ आपको पढ़ना ही पड़ेगा, न्यूज़पेपर द हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस, या फिर स्टैटिस्टिक्स जो आप याद करने वाले हो, जैसे वर्ल्ड बैंक का हो गया, फिर यूएनडीपी का हो गया, फिर आपको यूनाइटेड नेशन का हो गया, फिर आपको इकोनॉमिक फोरम का हो गया, नीति आयोग का हो गया। ऐसे ढेर सारी रिपोर्ट्स पढ़नी पड़ती हैं आपको, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इन रिपोर्ट्स को यूज़ करके भी आप अपने इंट्रोडक्शन को लिख सकते हो। ये सारे बहुत अच्छे तरीके हैं। और मेरे से पूछे सबसे आसान तरीका और सबसे इफेक्टिव तरीका क्या है माय डियर फ्रेंड्स, वो है पोजिंग क्वेश्चन। जो भी आपके माइंड में क्वेश्चंस आ रहे हैं ना उस टॉपिक को लेकर के, और जो उन क्वेश्चंस का आंसर आप देने वाले हो अपने ऐसे में, उन क्वेश्चंस को स्टार्टिंग में बता दो एग्जामिनर को। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ कस्टम मोरालिटी की, तो आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो, व्हाट इज कस्टम मोरालिटी, पहला क्वेश्चन। दूसरा, वाई कस्टडी इज रिक्वायर्ड इन सोसाइटी, तीसरा क्वेश्चन, कस्टम मोरालिटी के इम्पैक्ट क्या है इंडिया पे, चौथा क्वेश्चन। मतलब ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन आप बना करके आप एक अच्छा इंट्रोडक्शन बना सकते हो। इनके दो दो लाइन का आप आंसर भी लिख दो और बाद में उनको अपने ऐसे में एक्सप्लेन कर दो। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये 6 ऐसे तरीके हैं जिससे आप अपने ऐसे को इंट्रोड्यूस कर सकते हो। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने सारे पॉसिबल तरीके बता दिए आपको ऐसे को इंट्रोड्यूस करने के। आपको जो भी इसमें से अच्छा लगे, जो भी सूटेबल लगे, आप उसको फॉलो कर सकते हो। अब हम बात करेंगे बॉडी की। बॉडी में क्या लिखना है, बॉडी में लिखना है आपको मेन कंटेंट, ठीक है। लेकिन एक चीज़ याद रखना माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे और जनरल स्टडीज़ का आपसे फ़र्क क्या होता है। जो ऐसे का पेपर होता है आपका मल्टी डायमेंशनल लिखना कंपलसरी होता है। अगर मैं जनरल स्टडीज़ की बात करूँ तो ये आपकी चॉइस के ऊपर होता है, आप मल्टी डायमेंशनल नहीं लिखोगे तब भी आपको एवरेज मार्क्स मिल जाते हैं। लेकिन अगर मैं ऐसे की बात करूँ तो आपको मल्टी डायमेंशनल ऐसे लिखना ही पड़ता है, कोई चॉइस नहीं होती आपके पास। अगर नहीं लिखोगे तो आपको नंबर नहीं मिलने वाले, और दूसरा आपके पास कंटेंट भी नहीं होने वाला। अगर एक ही डायमेंशन पे ऐसे लिखोगे तो बताओ 1200 वर्ड कैसे लिख पाओगे आप, ठीक है, आप समझ पा रहे हो। तो यार मैं बता रहा हूँ, कई लोग बोलेंगे कंटेंट कहाँ से आएगा। चलो मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूँ। तो अगर आप वीडियो में यहाँ तक देख चुके हो तो जाहिर सी बात है आपको वीडियो पसंद आ रही है, आपको वीडियो से हेल्प हो रही है। इस वीडियो को लाइक करो, और कोई भी डाउट हो आपको अपने वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो मुझसे, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। बॉडी, बॉडी में यार एक चीज़ याद रखना कि मल्टी डायमेंशन लिखना है, मैंने आपको बता दिया। अब बहुत सारे तरीके होते हैं बॉडी को लिखने के। सबसे पहला तरीका होता है सेक्शनल अप्रोच। सेक्शनल अप्रोच में बेसिकली क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, कि आप स्टार्ट करो अपने सिलेबस, जैसे यूपीएससी का सिलेबस है ना उस तरीके से स्टार्ट करो हिस्ट्री से, फिर ज्योग्राफी से, फिर सोसाइटी से, फिर आप जीएस 2 में चल जाओ पॉलिटिक्स यानी पॉलिटी, फिर इकोनॉमिक्स, फिर एथिकल, फिर कल्चरल, इन्वायरमेंटल, सिक्योरिटी। ये सारे ऐसे डायमेंशन हैं जो आपके कहीं ना कहीं यूपीएससी सिलेबस में मेंशन किए हुए हैं, ठीक है। तो आप इस अप्रोच से भी अपने ऐसे को लिख सकते हो। ये एक अच्छा अप्रोच है। जो भी आप जैसे, अब ये आप बात करूँ मैं, जैसे इन्वायरमेंटल हो गया, जैसे सिक्योरिटी हो गई, जैसे कि आपका कल्चरल हो गया, ये चीज़ें आप, ऐसा नहीं है कि मैं ये बोला कि सीक्वेंस में लिखना है, आपको किसी भी ऑर्डर में लिखो, बट मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आप हिस्टोरिकल, जोग्राफिकल, सोशल, पॉलिटिकल इसी ऑर्डर में लिखोगे तो एक फ्लो बना रहता है आपका भी, और आप कुछ टॉपिक मिस नहीं करने वाले हो, कोई डायमेंशन मिस नहीं करोगे, इसलिए बोल रहा हूँ। दूसरा तरीका है इवोल्यूशनरी अप्रोच। इवोल्यूशनरी अप्रोच से आप मतलब समझ गए होगे इवोल्यूशन कैसे हुआ है उस टॉपिक का, ठीक है। अगर मैं बात करूँ पॉवर्टी की, पॉवर्टी का इंसिडेंट में क्या इंपॉर्टेंट वो था, स्टैट्स थे, फिर मिडिवल में क्या थी, मॉडर्न में क्या थी, पोस्ट इंडिपेंडेंस में क्या थी, और पोस्ट ग्लोबलाइजेशन में क्या थी, और आज के टाइम पे क्या है। ये मैंने आपको 6 डायमेंशन बता दिए माय डिफरेंस इवोल्यूशनरी अप्रोच के भी, फर्दर सब डायमेंशन है ये, ठीक। अब बात करें थर्ड, इंस्टीट्यूशनल बेस्ड मॉडल। सबसे अच्छा क्या होता है अगर कोई सोसाइटल सोशल बेस्ड ऐसे आ गया आपका, तो आप क्या कर सकते हो, आप ये देख सकते हो कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है, फैमिली पे, रिलीजन पे, ट्राइबल पे, मीडिया पे, स्कूल पे, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जुडिशरी पे, डिफेंस पे, और जितने भी आपके इंस्टीट्यूशंस हैं इंडिया में, तो उनके क्या इम्पैक्ट पड़ने वाले हैं उन पे, इस टॉपिक का, या जो टॉपिक दिया हुआ है आपका उसका। तो आप समझ रहे हो, इस तरीके से भी आप ऐसे को प्रोसीड कर सकते हो। चौथा है सोशल अप्रोच। सोशल अप्रोच देखो, सोशल अप्रोच यानी कि जनरल स्टडीज़ का आंसर। स्टैट से स्टार्ट करो, फिर कॉजेस लिख दो, फिर कॉन्सिक्वेंसेस लिख दो, फिर आपको गवर्नमेंट एफर्ट्स क्या ले रही है ये लिख दो, और फिर लेकुनास लिख दो यानी प्रॉब्लम्स क्या है उसकी, और फिर वे फॉरवर्ड कर दो। ये जनरल स्टडीज़ का आंसर हो गया। मैं इसको सजेस्ट नहीं करूँगा आपको पर्सनली, बट यार जहाँ कुछ भी नहीं समझ में आया ना, कोई टॉपिक ऐसा आ गया जैसे कि अब कुछ समझ में नहीं आ रहा आपको और टाइम कम बचा है, सबसे अच्छा तरीका होता है इसको फॉलो करो अगर टाइम कम हो तो, ठीक। पाँचवें, एप्लीकेशन बेस्ड मॉडल। एप्लीकेशन बेस्ड मॉडल से यार देखो, इस डायग्राम से समझो क्या होता है बेसिकली। सबसे स्टार्ट करो इंडिविजुअल पे, उस जैसे कस्टम मोरालिटी का इंडिविजुअल पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है,
फिर सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, फिर नेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, और फिर इंटरनेशनल या फिर ग्लोबल इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है उसका। ठीक है, जैसे टेररिज्म हो गया, टेररिज्म का इंडिविजुअल इम्पैक्ट क्या होगा, सोसाइटी का इम्पैक्ट क्या होगा, नेशनल इम्पैक्ट क्या होगा, फिर आपका इंटरनेशनल या ग्लोबल इम्पैक्ट क्या होगा। ठीक है, ये हो गया इम्प्लीकेशन बेस्ड मॉडल। हमारे फ्रेंड्स, मैंने आपको ये बता दिया कि बॉडी के कौन कौन से अप्रोच से आप अपने बॉडी को लिख सकते हो। हमारे फ्रेंड्स, मैंने आपको एक चीज़ बता दी कि बॉडी में आप ये चीज़ फॉलो करोगे तो गारंटी के साथ बोल सकता हूँ आपको वर्ड की कमी नहीं होने वाली। इनफैक्ट आप ये सोचोगे क्या इंपॉर्टेंट है, लिखूँ या क्या छोड़ूँ। ठीक है, आपके कंटेंट से रिलेटेड साइड आउट क्लियर हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं कंक्लूजन की। कंक्लूजन में क्या लिखना है माय डियर फ्रेंड्स, उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कंक्लूजन में क्या नहीं लिखना है। ठीक है, कंक्लूजन में पहले क्या नहीं लिखना वो बताता हूँ। पहले समरी नहीं लिखनी, आपने पूरा ऐसे लिखा उसको समराइज कर दिया कंक्लूजन में। बहुत बड़ा ब्लंडर है माय डियर फ्रेंड्स, ये मत करना, क्योंकि समरी एक कंक्लूजन एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे एग्जामिनर आपको नंबर देने वाले हैं आपकी मेहनत के। जो आपने 1.5 घंटे बैठ के ऐसे लिखा उसकी नंबर कहाँ देगा, कंक्लूजन पढ़ के देगा ना। तो कंक्लूजन में चाह करके एक समरी मत लिखना। दूसरा, डोंट हैव अ नेगेटिव टोन। माय डियर फ्रेंड्स, आप एडमिनिस्ट्रेटर बनने जा रहे हो, आपके पास एक पॉजिटिविटी होनी चाहिए। किसी भी एडवर्स कंडीशंस हो आपके पास, कुछ भी आपके हालात ठीक नहीं हो, लेकिन आपको हमेशा पॉजिटिव टोन में ही आंसर लिखना है, कंक्लूड करना है। चाहे जनरल स्टडीज़ की बात करूँ, चाहे आपके इंटरव्यू की बात करूँ, चाहे मैं आपके ऐसे की बात करूँ, चाहे मैं एथिक्स की बात करूँ, मतलब याद रखो कि अगर यूपीएससी लिखना है तो हमेशा पॉजिटिव टोन में ही लिखना है। तीसरा, डोंट स्टार्ट फ्रेश आर्गूमेंट। कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पे फ्रेश आर्गूमेंट स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, उनका पूरा ऐसे में कहीं जिक्र ही नहीं हुआ उस आर्गूमेंट का और यहाँ पे वो लिख देते हैं। इससे क्या होता है, एग्जामिनर के मन में डाउट हो जाता है कि इस पॉइंट को इसने कवर ही नहीं किया पूरे ऐसे में, तो आपके मार्क्स कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होने लगते हैं। चौथा, डोंट राइट इन 1 to 2 स्टेटमेंट। अब कई लोग क्या करते हैं, यार ये कुछ हद तक ठीक है, जब आपका टाइम नहीं है, मान लो 2 मिनट बचा हुआ है, तो आप 2 से 3 स्टेटमेंट लिख सकते हो। बट मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि आप कभी भी 2 से 3 स्टेटमेंट कंक्लूजन में मत लिखें, और कंक्लूजन से पहले भी आप प्री कंक्लूजन लिखिए या पेनल्टीमेट कंक्लूजन जिसे हम कहते हैं वो लिखें। मैं उसको बताऊंगा इसी वीडियो में डिटेल में। तो याद रखना कि 2 से 3 स्टेटमेंट नहीं लिखनी है, कम से कम आपके पास एक पैराग्राफ होना चाहिए उसका भी। अब बात करते हैं क्या लिखना है। प्रोवाइड फ्यूचरिस्टिक एंड ऑप्टिमिस्टिक वे फॉरवर्ड। आपको वे फॉरवर्ड सजेस्ट करना है। वे फॉरवर्ड भी 2 तरीके से कर सकते हो, पहला शॉर्ट टर्म और दूसरा लॉन्ग टर्म। ठीक है, अगर शॉर्ट टर्म से बात करूँ तो क्या अभी आप स्टेप लेने वाले हो, लॉन्ग टर्म ऐसा क्या लोगे कि बाद में ये दोबारा ये चीज़ ना हो। ठीक है, अब बात करूँ टेररिज्म की। टेररिज्म में शॉर्ट टर्म में क्या कर सकते हो और लॉन्ग टर्म में क्या कर सकते हो, ये आपको पता हो। लॉन्ग टर्म में जैसे एग्जाम्पल दूँ तो एटीट्यूड चेंज करोगे आप लोगों का, लोगों के मन से एजुकेट करोगे लोगों को, क्योंकि ऐसे ये कुछ ऐसे तरीका। शॉर्ट टर्म की बात करूँ तो आप स्ट्रिक्ट एक्शंस लोगे उनके खिलाफ, और आप अपने मतलब ऐसे कई सारे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म आपको लिखने पड़ेंगे ऐसे में। ठीक, अब बात करते हैं कंक्लूजन में 2 चीज़ याद रखना। मैंने बताया कि आपको पहला फ्यूचरिस्टिक और ऑप्टिमिस्टिक लिखना है, और दूसरा आपको 1 से 2 स्टेटमेंट में नहीं लिखना। वो कैसे लिखना है, 2 पार्ट में करना है कंक्लूजन को भी। पहला, पेन अल्टीमेट कंक्लूजन, जिससे हम कहते हैं कंक्लूजन से पहले वाला कंक्लूजन, और दूसरा अल्टीमेट कंक्लूजन। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द ऐसे। ठीक है, अगर बात करूँ, ये देखो आपको क्लियर हो रहा होगा। अगर मैं बात करूँ इंट्रोडक्शन की, तो 100 से 150 वर्ड में लिखोगे आप। लिंकिंग पैरा 50 वर्ड आप इंट्रोडक्शन में लिख दियो और फिर बॉडी में लिखने वाले हो, तो आप इन दोनों को एक लिंक करोगे। ठीक है, मैं लिंकिंग पैरा क्या होता है मैं इसको डिटेल में बताने वाला हूँ इसी वीडियो में। ठीक, तो तब तक के लिए आप वीडियो में बने रहें। आप ये समझें कि लिंकिंग पैरा 50 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर आप बॉडी लिखोगे, बॉडी 700 से 800 वर्ड होनी चाहिए। अब कई लोग बोलेंगे 1200 वर्ड का ऐसे है तो 1100 वर्ड बॉडी लिखेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, हर पॉइंट का, हर पार्ट का अलग इंपॉर्टेंस है यूपीएससी में। तो माय डियर फ्रेंड्स, जैसे बता रहा हूँ वैसे फॉलो करो। अब गारंटी में बोलता हूँ 150 से प्लस नंबर आपके आने वाले हैं, ना 150 तो कहीं नहीं गए आपके। ठीक है, इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, 100 से 150 वर्ड का आप इंट्रोडक्शन लिखना है। फिर लिंकिंग पैरा की बात करूँ तो 50 वर्ड का लिंकिंग पैराग्राफ लिखना है। फिर आपकी बॉडी लिखनी है 700 से 800 वर्ड की। फिर लिखना है पेनल्टीमेट कंक्लूजन 100 से 150 वर्ड। फिर बात करते हैं कंक्लूजन की 50 वर्ड कंक्लूड करना है ऐसे को। ठीक, अब बात करते हैं प्लानिंग ऑफ द ऐसे। अब मैं बता रहा था ना टाइम नहीं बचा, तो टाइम कैसे नहीं बचेगा भाई, इसी टाइम में एक बंदा ऐसे लिख कर टॉपर बन जाता है और आपके पास टाइम नहीं है। देखो बहाने तो नहीं मारना आपको एज यूपीएससी में, तो आपको टाइम निकालना पड़ेगा। इसके लिए क्या करोगे, आप पहले से प्रैक्टिस करोगे। और मैं आपको प्लान बता रहा हूँ कैसे करोगे। सपोज करो 3 घंटा मिला आपके पास, यानी कि 180 मिनट। 180 मिनट देखा जाए तो 90 मिनट पर ऐसे। अब ब्रेन स्टॉर्मिंग यानी कि सोचने में लगाओ क्या लिखने वाले हो। ठीक है, उसके लिए 15 से 20 मिनट निकाल के रखना, ये जरूरी है माय डियर फ्रेंड्स, इसको नेगलेक्ट मत करना। फिर 60 मिनट मिलेंगे आपको ऐसे लिखने के लिए, यानी कि 60 मिनट में 1200 वर्ड। समझ रहे हो, अब समझ में आ रहा है क्या ऐसे की इंपॉर्टेंस क्यों जरूरी है। बिना लिखे आप ऐसे जाओगे, बिना प्रैक्टिस के, तो कैसे लिखोगे आप ऐसे। ठीक, अब बात करते हैं फिर
हाईलाइटिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, लास्ट के 5 मिनट में क्या होगा, आप अंडरलाइन कर देना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको उस ऐसे में लग रहे हैं, या फिर आप उनको कैपिटल में लिख सकते हो, उनको बोल्ड कर सकते हो। ये तरीके आपके हैं, ठीक है। कौन कौन से तरीके से कर सकते हो? पहला है आप अंडरलाइन कर सकते हो, दूसरा बॉक्स में लिख सकते हो, तीसरा बोल्ड कर सकते हो, चौथा कोट्स में लिख सकते हो उनको, या पांचवा कैपिटल में भी लिख सकते हो। ये इन तरीके से आप अपने ऐसे को हाईलाइट कर सकते हो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। ये लास्ट के 5 मिनट में कर सकते हो अगर आप इसको अंडरलाइन की बेसिस पर कर रहे हो या बॉक्स में बना रहे हो। अगर आप बोल्ड करना चाहते हो या कैपिटल लेटर लिखना चाहते हो या फिर कोट्स में लिखना चाहते हो तो ये आपको साथ के साथ ही लिखना पड़ेगा, ठीक। ये आपको पता चल गया। एक चीज़ याद रखना माय डियर फ्रेंड्स कि आपको अंडरलाइन का मतलब मैंने ये बता दिया कि आप अंडरलाइन करना, तो ये तो नहीं है कि आप पूरा अंडरलाइन करने बैठ जाओ, नहीं। आपको अंडरलाइन करना है सिर्फ मैक्सिमम 3 सेंटेंसेस आपको एक पेज में अंडरलाइन करना है। और ऐसे के लिए आपको पास 12 पेज है तो मैक्सिमम आपको 36 से 37 अंडरलाइन सेंटेंस होने चाहिए आपके पूरे ऐसे में। ये नहीं कि आप पूरा अंडरलाइन ही करने बैठ जाओ, तो इंपॉर्टेंट अंडरलाइन करना, आपको समझना है इस बात को, ठीक। ये वीडियो ऐसे का पार्ट 1 है। अगर इस वीडियो में कोई भी डाउट हो आपको, ठीक है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं पार्ट 2 में आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू नोट व्हाइल यू राइट। अब ये मैंने आपको ऐसे के बारे में ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग दे दिया, आपको क्या लिखना है ये बता दिया। अब क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं बताऊंगा आने वाले अगली वीडियोज़ में। माय डियर फ्रेंड्स, मैं 2 पार्ट में वीडियो बनाने वाला हूँ। पहला पार्ट मैंने कवर कर दिया, दूसरे पार्ट में वो इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगा माय डियर फ्रेंड्स आपको मैं, जिससे कि आप अपने ऐसे को एक अलग से दिखा सकते हो। अगर 100 लोग की कॉपी चेक करी तो आपका एक ऐसे अलग से दिखना चाहिए, है कि नहीं? तभी आपको एक अच्छा अलग से मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो वो पॉइंट्स मैं अगली वीडियो में कवर करूँगा। इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई भी डाउट हो माय डियर फ्रेंड्स, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए